नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। तो जैसा वादा किया था उसके मुताबिक आज का टॉपिक जो है कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को ख़त्म किया। कैसे अपने से अलग विचार रखने वाले, अपने विचारों से, उनके विचारों से जो मतभेद रखते थे, उनको किस तरह से उनका सफाया करते थे, किस तरह से पंडित नेहरू को अपने विरोधियों का विचार कतई मंजूर नहीं था, किस तरह से वो नफ़रत की हद तक, उनको मिटाने की हद तक जाकर उनका विरोध करते थे। इसमें अपवाद जो है वो शायद 2-3 लोग थे, बल्कि कहना चाहिए कि 2 ही लोग थे। एक सरदार पटेल, दूसरे राजा जी। सरदार पटेल के सामने उनकी नहीं चलती थी। सरदार पटेल भले ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो अपने को प्रधानमंत्री से कम उन्होंने कभी नहीं समझा। नेहरू से अपने को कम योग्य तो कभी समझा ही नहीं। हमेशा ये मानकर चले कि नेहरू में परिपक्वता की कमी है, नेहरू में राजनीतिक समझ की कमी है, जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में उनकी समझ ठीक नहीं है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि सरदार पटेल ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। ये जो बहस चलती है ना, लोग कहते हैं कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन गए होते, मैं कहता हूँ कि सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही रहे होते, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल और जीवित रहे होते तो भारत का नक्शा अलग होता, भारत की राजनीति अलग होती। भारत में जिस तरह से शासन चलता है, प्रशासन चलता है, उसका तौर तरीका अलग होता। एकता, अखंडता का, राष्ट्रीयता का बोध वो अलग होता। शिक्षा व्यवस्था अलग होती। पता नहीं क्या क्या होता। कम से कम जो नेहरूवादी सोच थी, जो नेहरूवादी सोच जिसने इस देश का बहुत बड़ा नुकसान किया, और इतिहासकारों के माध्यम से बुद्धिजीवियों का एक जो है पाला पोसा वर्ग तैयार करके उन सबको जो है वो छिपाया गया, दबाया गया, उसको सामने नहीं आने दिया गया, बल्कि नेहरू को लगातार महिमा मंडित किया गया। अब मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ एक। ये बात है 1950 और 51 की। 1950 का एक हिस्सा है जब सरदार पटेल जीवित थे, दूसरा हिस्सा है 1951 का जब सरदार पटेल का देहांत हो चुका था। तो देखिए नेहरू की स्थिति में, नेहरू के फैसले में, नेहरू के काम करने के तरीके में किस तरह का बदलाव आया। तो पहले बात करते हैं जब सरदार पटेल जीवित थे। 1950 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था। चुनाव के लिए सरदार पटेल ने अपनी ओर से, पार्टी की ओर से पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम प्रस्तावित किया। वो उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया, और पुरुषोत्तम दास टंडन इलाहाबाद, जो प्रयागराज हो गया है, वहीं के रहने वाले थे, जहाँ जो नेहरू की कर्मभूमि थी, बल्कि जन्मभूमि भी थी। पुरुषोत्तम दास टंडन को नेहरू फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे। क्यों? उनका आरोप था कि ये धार्मिक पुनरुत्थानवादी है, ये व्यक्ति सांप्रदायिक है, और ये हिंदी की बहुत ज़्यादा वकालत करता है। ये 3 बड़े मुद्दे थे विरोध के। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कांग्रेस पार्टी के ही थे, किसी विपक्षी दल के नहीं थे। सरदार पटेल का पूरा समर्थन था उनको। इसके बावजूद नेहरू की ये राय थी। जैसे ही पुरुषोत्तम दास टंडन की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, नेहरू बौखला गए। उन्होंने कोशिश की कि वो उम्मीदवारी वापस ले लें। आखिर में उन्होंने टंडन जी को खुद चिट्ठी लिखी कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तब नेहरू के सामने और कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने जेबी कृपलानी को उम्मीदवार उनका जो है नॉमिनेशन करवा दिया। टंडन जी के सामने उनको जो है चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। और उसके बाद कांग्रेस के अंदर अलग अलग नेताओं से नेहरू और पटेल के बीच में तमाम खतों किताबत हुई। नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच में चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ, और धीरे धीरे तल्खी बढ़ती गई।
और उस तलखी का एक नमूना, शायद उसका एक हिस्सा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और वो है सरदार पटेल और फ़खरुद्दीन अली अहमद के बीच का पत्र व्यवहार। ये बात जब कृपलानी को खड़ा किया नेहरू जी ने, उम्मीदवार बनाया, तो ये बड़ा शॉक लगा, धक्का लगा सरदार पटेल को, क्योंकि बातचीत पार्टी में हो चुकी थी टंडन जी के नाम पर। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय असम के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, बाद में केंद्र में मंत्री बने, फिर राष्ट्रपति भी बने, शायद उसी की कीमत उनको मिली जो उन्होंने नेहरू का साथ दिया था। उन्होंने कहा कि असम कांग्रेस वहीं वोट करेगी जहां नेहरू जी चाहेंगे। सरदार पटेल ने उनको चिट्ठी लिखी, कहा फ़खरुद्दीन, तुम जो चाहो जैसा चाहो करो, लेकिन एक बात याद रखना, नेहरू अपने मित्रों की कभी मदद नहीं कर सकते और अपने दुश्मनों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कभी भूलता नहीं और दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता। अब ये लड़ाई शुरू हो गई, खुली लड़ाई थी नेहरू बनाम पटेल की। प्रतीक थे, एक तरफ जो है पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरी तरफ जेबी कृपलानी, और नतीजा आया तो पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए चुनाव। उनको 1306 वोट मिले और जेबी कृपलानी को 1092 वोट मिले। नेहरू को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पहले कहा कि वो कांग्रेस, पुरुषोत्तम दास टंडन की बनाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नहीं बनना चाहेंगे। फिर जो है उनके लोगों ने समझाया, उनके करीबी लोगों ने, कि ये ठीक नहीं होगा, इससे आपकी स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बनने को तैयार हो गए। अब ये चुनाव का नतीजा आया अगस्त 1950 में, और दिसंबर 1950 में दुर्भाग्य से सरदार पटेल का देहांत हो गया। लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन का रवैया, नेहरू को लगा कि सरदार पटेल के निधन के बाद भी बदला नहीं है। उन्होंने कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, नहीं माने। तो ये ऐसी स्थिति आ गई थी कि नेहरू को लगा कि अगर पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष रहेंगे और उनकी ये जो रिवाइवलिस्ट पॉलिसी है, ये जो कम्युनल पॉलिसी है, ये चलेगी, तो फिर उनके लिए सरकार और पार्टी में रहने का क्या मतलब रह जाएगा। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि वो पार्टी से इस्तीफ़ा दे दें। उनके सलाहकारों ने कहा कि अलग पार्टी बना लीजिए। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, केवल मैं संकेत के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि नेहरू ने कहा कि कांग्रेस को छोड़ना, कांग्रेस का इस समय ख़त्म होना, वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब कांग्रेस से बाहर भी विकल्प तलाश रहे थे या उस पर चर्चा हुई थी। अब नेहरू की परेशानी दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही थी। पुरुषोत्तम दास टंडन को वो किसी भी हालत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। तो पुरुषोत्तम दास टंडन को साइड लाइन करने के लिए, उनको हाशिए पर डालने के लिए एआईसीसी से नेहरू ने अपनी नीतियों के आधार पर प्रस्ताव पास कराए, वो सर्वसम्मति से पास करवाए, लेकिन टंडन जी ने उनको लागू करने से मना कर दिया। नेहरू की परेशानी और बढ़ गई। तो जब ऐसा हुआ तो फिर नेहरू ने टंडन जी से ये कहा कि आपकी वजह से, पार्टी संगठन के कामकाज के तरीके की वजह से, उसकी नीतियों की वजह से पार्टी अलोकप्रिय होती जा रही है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन का जवाब था कि पार्टी सरकार के फैसलों के कारण अलोकप्रिय हो रही है, संगठन के कारण नहीं। जो ये आपने खाद्यान्न पर कोटा सिस्टम लगाया है, नियंत्रण लगाया है, उसकी वजह से आपकी जो ज़िद है कि किसी भी हालत में हिंदू कोड बिल पास होना चाहिए, उसकी वजह से पार्टी अलोकप्रिय हो रही है। ये सुनने के बाद, इस बातचीत के बाद, नेहरू ये समझ गए कि अब एक ही तरीका है कि पुरुषोत्तम दास टंडन को समाप्त कर दिया जाए, उनको राजनीतिक रूप से जो है हाशिए पर धकेल दिया जाए। उनको हटाए बिना, उनसे निपटे बिना जो है आगे का उनका रास्ता साफ होता हुआ उनको नहीं दिख रहा था। नेहरू का ये दबाव देखकर, उनके साथियों का दबाव देखकर पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा कि वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा देते तो उसके बाद क्या रिएक्शन होता, किस तरह का होता, इसका अंदाज़ा लगाना उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी के बिना नेहरू जी ने अपने करीबी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई
और उस बैठक में ये तय हुआ कि नेहरू जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे दें। फिर ये संदेश जाएगा कि जिस वर्किंग कमेटी के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं हैं, उस वर्किंग कमेटी के होने का क्या मतलब है। ये फैसला हो गया बैठक में। और ये जब बैठक बुलाई गई, आप देखिए किस तरह से नेहरू जी ने काम किया। राजगोपालाचारी राजा जी, जो नेहरू के सबसे करीबी लोगों में थे, जिनको नेहरू जी सबसे जो है योग्य व्यक्ति मानते थे, जिनको वो देश का पहला राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, उनको भी नहीं बुलाया उस बैठक में, क्योंकि नेहरू जी को डर था कि वो न्याय की बात करेंगे, वो सिद्धांत की बात करेंगे, वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे, चुने हुए अध्यक्ष को बाईपास करने का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए उनको इस बैठक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई। तो योजना बन गई। अब आप याद कीजिए, इसके बाद जो हुआ काफ़ी समय बाद, कामराज योजना, उसका ये कह सकते हैं रिहर्सल था। वो सरकार के लिए हुआ था, ये संगठन के लिए हुआ। नेहरू जी ने पहले पार्टी के संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड से इस्तीफा दिया, फिर कुछ दिन बाद पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। योजना थी कि उसके बाद वर्किंग कमेटी से इस्तीफा देंगे, लेकिन इसी बीच में एक घटना घट गई। रफ़ी अहमद किदवई, जो नेहरू जी के बहुत करीब और खासम खास थे, वो भी उत्तर प्रदेश से ही आते थे, और उनकी और टंडन जी की बिल्कुल नहीं पटती थी। टंडन जी से झगड़े के कारण, नाराज़गी के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जेबी कृपलानी के साथ चले गए, जिन्होंने बाद में उनका फैक्शन जो है, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। अब वो एक किस्सा अलग है कि किस तरह से कृपलानी जी को भी साइडलाइन किया बाद में नेहरू जी ने, और वो निकल गए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी, नेहरू के खिलाफ हो गए, और जब तक जीवित रहे नेहरू के खिलाफ ही रहे। तो वो किस्सा अलग है। लेकिन जब ये हो गया, रफ़ी अहमद किदवई ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो टंडन जी ने कहा कि भाई ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि रफ़ी अहमद किदवई ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि आप पार्टी छोड़ दें फिर भी सरकार में बने रहें। तो अब चारों तरफ से दबाव बनने लगा। नेहरू जी के सामने कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि रफ़ी अहमद किदवई से कहें कि आप सरकार से भी इस्तीफा दीजिए। उन्होंने सरकार से भी इस्तीफा दे दिया। अब नेहरू जी को लगा कि अब समय आ गया है फाइनल स्ट्राइक का, आखिरी हथौड़ा मारने का। तो फिर से उनकी कोठरी के लोगों की बैठक हुई। अब आप देखिए किस तरह से पार्टी का जो फॉर्मल सेटअप है, वर्किंग कमेटी, एआईसीसी, इन सब को दरकिनार करके, पार्टी के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को दरकिनार करके बैठकें हो रही थी। नेहरू के समर्थक फिर मिले और उसमें तय हुआ कि सारे वर्किंग कमेटी के जितने सदस्य हैं सब इस्तीफा दे दें और नेहरू फिर से सीडब्ल्यूसी को रिकॉन्स्टिट्यूट करें। यानी देखिए, अध्यक्ष नहीं, जिसका अधिकार है कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाने का अधिकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। लेकिन कहा जा रहा था नेहरू जी के जो समर्थक थे कि ये अधिकार नेहरू जी को मिल जाए और वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी नई कमेटी बनाएं और टंडन जी अध्यक्ष बने रहें। अब इस तरह का सिस्टम, इस तरह की बात आपने किसी डेमोक्रेटिक पार्टी में कभी न देखी होगी न सुनी होगी। लेकिन ये शुरुआती दिनों में ही गांधी जी और सरदार पटेल के जाने के बाद इस तरह का खेल जवाहरलाल नेहरू, जिनको दुनिया में और देश में सबसे बड़ा डेमोक्रेट माना जाता है। अभी 2-3 दिन पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू के देश में ऐसा हो रहा है। ये देश नेहरू का या किसी एक नेता का नहीं है। ये देश नेहरू के पहले भी था, नेहरू के बाद भी है और आगे भी रहेगा। ये हज़ारों साल पुराना देश है। तो इसलिए नेहरू का देश नहीं है। और नेहरू के देश में कि अगर आपको बात करनी है तो नेहरू के समय में क्या हो रहा था उसकी बात करनी पड़ेगी, उसकी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, उसके आधार पर आपको फैसला करना पड़ेगा, उसके आधार पर आपको अपना परसेप्शन बनाना पड़ेगा, अपनी धारणा बनानी पड़ेगी। तो अब जो है ये फैसले की घड़ी आ गई थी। एक बार फिर से जो है टंडन जी ने इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन उसे माना नहीं गया, क्योंकि इस्तीफा नहीं लेना था, हटाना था। उनको सबक सिखाना था, उनको बताना था कि नेहरू के विरोध का मतलब क्या होता है,
उनको बताना था कि अब कांग्रेस पार्टी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वो जो चाहेंगे वो होना चाहिए। और आप देखिए किस तरह का कांग्रेस में कल्चर, मतलब वो आज की बात होती है, उस समय से शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय से हो गई थी। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे एस.के. सिन्हा। उन्होंने वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव रखा कि लोकसभा और विधानसभा के सारे उम्मीदवारों के चयन का अधिकार नेहरू जी को दे दिया जाए। ये इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा जो है, ये कोई इमरजेंसी में नहीं शुरू हुआ, ये नेहरू जी के समय से शुरू हो गया था। नारा भले ही ये न लगा। सरदार पटेल का जाना, कांग्रेस पार्टी से इंटरनल डेमोक्रेसी का खत्म होना, दोनों एक साथ हुआ। जिस दिन सरदार पटेल की मौत हुई उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। अब आप देखिए किस किस तरह की चीज़ों पर नेहरू जी को एतराज़ था टंडन जी की। उनकी नीतियों पर तो था ही। टंडन जी दिल्ली में एक रिफ्यूजी कॉन्फ्रेंस में चले गए थे, ये भी नेहरू जी को पसंद नहीं आया। राजस्थान में दंगा हुआ जब सरदार पटेल जीवित थे, तब का मामला है। नेहरू जी चाहते थे कि जो दंगाई हैं मुसलमान, उनको बचाया जाए। और उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि जितने मुसलमान गिरफ्तार हों उतने ही हिंदुओं को भी गिरफ्तार करना चाहिए, चाहे वो उस दंगे में शामिल हों या ना हों। सरदार पटेल ने सीधे मना कर दिया। सरदार पटेल ने उसके बाद जो है अपना इस्तीफ़ा भेज दिया गांधी जी के पास। ये 48 की बात है। और उसके बाद जब ये पता चला नेहरू जी को, तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा गांधी जी के पास भेज दिया। सरदार पटेल ने कहा कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है गांधी जी की हत्या हो गई, तो ये मामला दब गया। उसके बाद सरदार पटेल को लगा कि अब इस मामले को आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ 1951 में, 8 और 9 सितंबर को AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई। आप देखिए पैटर्न आपको वही दिखाई देगा, वही तरीका इंदिरा गांधी के समय, वही तरीका राजीव गांधी के समय, वही तरीका सोनिया गांधी के समय, कि कैसे अपने फैसलों को AICC बुलाकर, वर्किंग कमेटी बुलाकर किस तरह से रेटिफाई कराया जाए, अपने जो विरोधी हैं उनको कैसे हाशिए पर धकेला जाए। तो AICC से पहले नेहरू जी ने अपने साथियों और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि या तो मैं रहूँगा या पुरुषोत्तम दास टंडन रहेंगे, फैसला आप लोगों को करना है। तो AICC बुलाई गई। AICC में जो है प्रस्ताव पास किया गया, वहाँ टंडन जी से इस्तीफ़ा लिया गया, उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ। और अध्यक्ष कौन बना? राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री भी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तो कांग्रेस में ये सिलसिला कोई नया नहीं है। इसकी आज जो कांग्रेस का कल्चर है उसकी नींव जवाहरलाल नेहरू की डाली हुई है, और उसका भुगतान अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये जो वफादारों चाटुकारों का कल्चर है वो उसी समय से शुरू हो गया था। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर सरदार पटेल सिर्फ 5 साल और जीवित रह गए होते तो भी स्थिति दूसरी होती। गांधी जी के दबाव में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भले ही बन गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन, उस पर सरदार पटेल की जो पकड़ थी वो बिल्कुल जो लौह पुरुष उनको पदवी दी गई थी उसके अनुरूप थी। कांग्रेस संगठन में वही हो सकता था जो सरदार पटेल चाहते थे, और सरदार पटेल ने कभी अपने हित के हिसाब से कोई संगठन में फैसला नहीं किया। कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि उनका अधिकार बढ़ जाए या उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए या उनकी ही चले, ऐसा कोई फैसला नहीं किया। लेकिन नेहरू जी इसके ठीक विपरीत उनका आचरण था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आखिर में मैं DP मिश्रा, जो कांग्रेस के एक समय चाणक्य कहे जाते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका एक कोटेशन है, उनकी किताब में एक उन्होंने वाक्य लिखा है, वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। गांधी जी मेड हीरोज आउट ऑफ क्ले, बट अंडर नेहरूज लीडरशिप दे आर बीइंग टर्न इनटू कॉर्पसेस। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज़ादी के आंदोलन में शामिल रहे,
उनका नेहरू जी के बारे में ये आकलन है। ये किसी बीजेपी, आरएसएस, किसी और पार्टी के, किसी विरोधी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के, मतलब आज की समाजवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका आकलन नहीं है। ये कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, उनका आकलन है, उनकी टिप्पणी है। ये थे नेहरू जी। उनके बारे में जो कुछ अच्छा था उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके जो है लोगों के सामने पेश किया गया, और उनके राजनीतिक जीवन के जो अंधेरे पक्ष थे उनको पूरी तरह से दबा दिया गया कि उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चले, जानकारी ही ना मिले। लेकिन सच को जितना छिपाने की कोशिश होती है उसकी एक ज़िद होती है कि वो बार बार निकल कर सामने आता है। और नेहरू के बारे में ये जो सच है वो लगातार अब निकल कर सामने आ रहा है। सामने इसलिए आ रहा है कि लोग ज़्यादा जागरूक हो गए, लोग जानना चाहते हैं। जो उन्हें जो है कोल्हू के बैल की तरह वो जो एक ढर्रे में चलना सिखाया गया था उससे हटना चाहते हैं, उस लीक से हटकर जो है चलना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि दरअसल सच्चाई क्या थी, वास्तविकता क्या थी, किस तरह से उस समय राजनीति चल रही थी, शासन चल रहा था। इसके बारे में और भी आगे बताऊंगा, लेकिन आज मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये मुझे स्ट्राइक किया सिंगापुर के प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद कि नेहरू जी के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उससे बहुत उलट थे वो देश की राजनीति में, देश में जो उन्होंने शासन चलाया, जिस तरह से अपने विरोधियों से जिस तरह से निपटे, अपने वैचारिक विरोधियों से जिस तरह से निपटे, जो उनका अहंकार था, जो उनका ईगो थी, जो वो सही समझते हैं वही सही था। उनको भारतीय संस्कृति से, सनातन से बड़ी चिढ़ थी, उसको वो पुरातनपंथी, रूढ़िवादी मानते थे। इसलिए ये जो देश में कल्चर आया सेकुलरिज्म का, एंग्लो इंडियन कल्चर, ये सब नेहरू जी की देन है। अब बदल रहा है, देश बदल रहा है। तो बदलता तभी है जब जानकारी होती है। जानकारी होने के बाद समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उसका एहसास लोगों को हो रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।